हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आप लोगों के पास अपनी न्यू वीडियो टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर क्लास 11th। बेसिकली क्लास 11th के लिए ना कहें तो आगे हमारा ये बीकॉम में सीए सीएस सभी जगह ये टॉपिक है। सीए सीएस के फाउंडेशन में तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंटली आता है, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस। तो सिर्फ हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्लास 11th के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये टॉपिक तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी अकाउंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन भी यही अराइज होता है कि व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। भाई जब हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन सबसे पहला काम तो हमारा ये बनता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस विच शुड बी फॉलोड बाय एन अकाउंटेंट और बिजनेस इंटरप्राइजेज वाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ बोर्ड पर डेफिनेशन लिखी भी है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं जो किसी भी एक अकाउंटेंट को, किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग करते हुए फॉलो करनी होती हैं, फॉलो करनी चाहिए। ठीक है जी, दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमेशा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। इसका मतलब सभी जगह पूरी दुनिया में इनको फॉलो किया जाता है, माना जाता है। ये किसी कंट्री के लिए या किसी एरिया के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये अकाउंट्स के लिए बनाए गए हैं। जहाँ पर भी अकाउंटिंग होगी, चाहे वो अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो इंडिया में हो, तो इनको फॉलो किया जाएगा। दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी। ये बनाए क्यों गए हैं? हमारी अकाउंट्स को यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने के लिए। यूनिफॉर्मिटी समझते हैं बेटा आप? एक रूपता, एक जैसा काम करें। ऐसा ना हो कि सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से बना रहे हैं। तो पहले मतलब अब हमारे अकाउंट्स को यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने के लिए, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए ये प्रिंसिपल्स बनाए गए। दीज आर जनरली नोन एज, इनको हम गाप्स भी कहते हैं, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसलिए छोटा सा एस लगा दिया मैंने यहाँ नीचे, वैसे आप इसे गाप कह सकते हैं, सिर्फ ये इनका अनदर नेम है। ठीक है भाई, तो ये होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, बेसिकली जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वर्ड है ये बना ही प्रिंसिपल के लिए है बेटा। देखो, एक होता है रूल और एक होता है प्रिंसिपल। रूल और प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं होता, बस एक ही मेजर डिफरेंस होता है। जो रूल होते हैं वो एरिया, कस्टम, सोसाइटी से बाउंडेड होते हैं। भाई सबके अपने अपने रूल होते हैं। आपके स्कूल के अलग रूल हैं, कि कोई दूसरा बच्चा किसी और स्कूल में जाता है उसके अपने रूल होंगे। आपकी सोसाइटी के कुछ रूल हो सकते हैं, आपके घर के अपने कुछ रूल हो सकते हैं कि कब घर में आना है, कब जाना है, कब पढ़ना है। ठीक है, तो ये रूल सबके अलग अलग होते हैं। हमारे इंडिया के कुछ अलग रूल हैं, दिल्ली स्टेट के अलग रूल हैं। अब जैसे ट्रैफिक रूल्स है, कभी भी सुना है किसी को बोलते हुए कि ट्रैफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करो? नहीं, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स एरिया के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। कहीं पर आप 40 से ज़्यादा स्पीड नहीं रख सकते, कहीं पर आप 80 की स्पीड पर भी जा सकते हैं। तो हमारे इंडिया में जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो अलग हैं, वो एरिया से बाउंडेड है ना। अमेरिका के अलग होंगे, ऑस्ट्रेलिया के ट्रैफिक, क्योंकि वो सब डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो बेटा रूल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल, कोई भी रूल अगर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है तो हम उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, रूल और प्रिंसिपल एक ही बात है, बस रूल एरिया से बाउंडेड होते हैं। किसी एरिया, सोसाइटी या आपके रीति रिवाज आपको मानने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि जो प्रिंसिपल वो रूल होते हैं जो यूनिवर्सली पूरी दुनिया में एक जैसे माने जाते हैं। तो बेसिक फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये मैन मेड है, यानी कि इसे आपने या हम जैसों नहीं बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। जैसे कि बहुत सारी अकाउंटिंग बॉडीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे हमारे इंडिया में है जो अकाउंट्स को मैनेज और कंट्रोल करता है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आपने नाम भी सुना होगा। अमेरिका का है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो ये जो अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर
बिजनेस एक्सपीरियंसेस के बेस पर, अकाउंटिंग एक्सपीरियंसेस के बेस पर अकाउंट्स को यूनिफॉर्म करने के लिए, एक जैसा करने के लिए इनको बनाया, इसलिए इन्हें मैन मेड कहा गया है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब इनमें चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है जो एक बार बन गए पत्थर की लकीर अब तो मिटेगी नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे बिजनेस का एनवायरनमेंट बदलता है, जैसे जैसे नीड और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस और अकाउंटेंट्स बदलती हैं, समय के साथ साथ इनमें भी चेंज आता है। बट ऐसा भी नहीं है कि रोज़ बदल जाते हैं, हम खुद भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर जो सिस्टम होता है, ये जो अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, ये सब मिलकर डिसाइड कर तरीके से एक प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही चीज़ों को बदल सकती है, प्रिंसिपल्स को बदल सकती है। बट फिर भी इन्हें बदला जा सकता है, इसलिए इन्हें फ्लेक्सिबल कहा गया, क्योंकि समय के साथ इनमें चेंज आता ही आता है। ठीक है जी, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मैंने पहले से ही बता दिया कि जो प्रिंसिपल वर्ड होता है वो बना ही यूनिवर्सल के लिए है, जो चीज़ सभी जगह मानी जाए। ठीक है जी, अगर कोई भी ऐसा रूल है जिसे किसी एक जगह माना जा रहा है और किसी दूसरी जगह नहीं, तो हम उसको प्रिंसिपल कह ही नहीं सकते। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम किसे कहते हैं। फर्दर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया आपके लिए, अकाउंटिंग अजम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग अजम्पशंस। अजम्पशंस जैसा कि नाम से ही आपको पता लग जाएगा, एज्यूम करना, मान लेना, इन्हें मान्यताएं कहते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं वो गाइडलाइन नहीं है जो आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसा करना है, बल्कि ये एनवायरनमेंट है कि आपको ऐसा ही करना है, ऐसा ही होता है। आपको अगर आप ऐसा मानकर नहीं करोगे तो चीज़ें वर्क ही नहीं करेंगी, अकाउंटिंग वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो ये अजम्पशंस हैं, अकाउंटिंग अजम्पशंस, मान्यताएं। देयर आर 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस इन योर कोर्स। बेसिकली हम कोर्स भी ना कहें तो देयर आर 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस: गोइंग कंसर्न assumption, consistency assumption एंड एक्रूअल assumption। आपको ये 3 assumption सीखनी है बेटा। ये 3 assumption को आपने समझना है। बेटा मेरा ये मानना है कि ये चैप्टर आपको रटना नहीं है, रटना होगा एग्ज़ाम के लिए रट लेना। आपको ये जो चैप्टर है, ये जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपको इसे समझना है, अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल में भी उतार लेना है। जितनी पकड़ आपकी इन चीज़ों पर होगी, मैं 11th की बात नहीं कर रहा, लेकिन लाइफ टाइम, चाहे आप अकाउंटेंट बन जाएं, चाहे आप अकाउंट्स के टीचर बन जाएं, यानी कि अकाउंट्स चाहे आप अकेडमिकली पढ़ाएं चाहे प्रोफेशनली करें, अगर ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि बेटा आप अकाउंट्स में कभी पीछे नहीं रहोगे। चाहे आप सीए करो, सीएस करो, कुछ भी करो, ये वो बेसिक बातें हैं। 11th क्लास का अकाउंट्स इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको लाइफ टाइम यूज़ में आएगा, आपको लाइफ टाइम ये हेल्प करेगा। कहीं आप बिजनेस में जाएंगे, कहीं आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आप अपनी खुद की अकाउंट्स करेंगे, कोई कोर्स करेंगे अकाउंट्स का, जब तक आप किसी भी कारण से अकाउंट्स के साथ जुड़े होंगे, ये चीज़ें, ये छोटी छोटी बेसिक बातें आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो बेटा इन चीज़ों पर बिल्कुल ये सोचकर मत चलना कि बस परसों एग्ज़ाम है, एक बार बस फटाफट समझ में आ जाए, याद कर लूँ और एग्ज़ाम दे दूँ। वो नंबर लाने के लिए तो बेटा इनफ है, बट इनकी इम्पॉर्टेंस नंबर से कहीं ज़्यादा है अगर आप किसी सब्जेक्ट के मास्टर बनना चाहते हैं तो। फर्स्ट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपको नाम से ही पता लग जाएगा। गोइंग, गोइंग मतलब जाना नहीं, चलते रहना। यहाँ पर गोइंग का मतलब है चलते रहना। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, बेसिकली दिस अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, इट इज एज्यूम्ड दैट business would continue its operations for a long period of time। बेटा ये assumption कहती है कि आप ये मानो कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, जो बिजनेस चल रहा है, वो नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला, वो चलता रहेगा एक लॉन्ग पीरियड के लिए। गोइंग कंसर्न assumption हमें ये बताता है कि लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज इनडेफिनेट एंड देयर इज नो नीड टू क्लोज द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। बिजनेस की जो लाइफ है वो अनिश्चित है, ये चलता रहेगा। अब आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होता। हाँ बेटा होता नहीं है, बंद हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस बंद नहीं हो सकते,
मैं कह रहा हूँ ऐसा एज्यूम करते हैं जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। जब कोई अकाउंटेंट किसी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करता है तो उसे ये मानना पड़ता है, वो ये एज्यूम करके करता है कि बिजनेस की लाइफ जो है वो इंडेफिनिट है और बिजनेस को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। ऐसा मानकर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है। एंड वुड नॉट लिक्विडेटेड इन नियर फ्यूचर, ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द अजम्पशन। देखो इसने यहाँ पर बता दिया कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं वो ये एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस की लाइफ इंडेफिनिट है और वो बिजनेस जो है वो लगातार चलता रहेगा, वो एक कॉन्टिन्यूइंग इंटरप्राइजेज है। क्योंकि अगर हम ये पहले से ही सोच लेंगे कि बिजनेस तो 2 महीने बाद बंद हो जाएगा, ऐसा सोचकर कौन बिजनेस स्टार्ट करता है बेटा। प्रैक्टिकली सोचो कि आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले से ही सोच लियो तो कि ये तो नुकसान हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हर कोई ये सोचकर बिजनेस करता है कि भैया मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने एक अंडा खरीदा, उसमें से मुर्गी निकलेगी, फिर वो मुर्गी फिर अंडे देगी और फिर वो अंडे से फिर और मुर्गियाँ निकलेगी और फिर खूब सारे अंडे, खूब सारी मुर्गियाँ, फिर मुर्गी फार्म हाउस, फिर मैं तो करूँगा ही, फिर मेरे बच्चे, उनके बच्चे भी खूब यही काम करेंगे। हर कोई यही सोच के करता है। वो बात अलग है, ये सोचते सोचते मेरे हाथ से वो अंडा गिर गया और टूट गया, मुर्गी ख़त्म, अंडे ख़त्म, फार्म हाउस ख़त्म। तो लेकिन वो बात की बात है, अजम्पशन यही होती है कि बिजनेस अच्छा चलेगा, हर कोई पॉजिटिव सोचता है। तो अकाउंट्स को भी हमें यही मानकर बनाना है कि बिजनेस की लाइफ इंडेफिनिट है। यही वो कॉन्सेप्ट है बेटा, आपने देखा होगा, हमने अपनी पिछली वीडियोस में अकाउंटिंग टर्म्स में आपको बताया था, देयर आर 2 टाइप ऑफ असेट, नॉन करंट असेट और करंट असेट। देयर आर 2 टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज। यही वो प्रिंसिपल है, यही वो अजम्पशन है जिसके कारण असेट्स को हमने ब्रेक किया उसके पीरियड के अकॉर्डिंग। जो लंबा चलेंगी वो नॉन करंट, जो शॉर्ट टर्म में अपने यूजेस को ख़त्म कर देंगी वो शॉर्ट टर्म, जो बहुत सालों बाद चुकाना है वो नॉन करंट लाइबिलिटी, जो रिसेंटली पे करना है करंट लाइबिलिटी। क्योंकि बिजनेस की लाइफ इंडेफिनिट है ना, तो हमने अपने असेट लाइबिलिटीज़ को डिवाइड कर लिया कि कौन सी लॉन्ग टर्म में पे करनी है, कौन सी शॉर्ट टर्म में। अगर हम ये मान लें कि बिजनेस तो 2 महीने बाद बंद ही हो जाएगा तो फिर लॉन्ग टर्म का तो कोई मैटर ही नहीं बचा, सब कुछ तो ख़त्म ही होने वाला है। ऐसा नहीं माना जाता, अकाउंट्स बनाते वक्त ऐसा नहीं माना जाता। ठीक है भाई, तो ये अजम्पशन आपको एक सिंपल सी बात बता रहा है। आप मोटी मोटी 3 बातें याद रख लो। पहली बात, ड्यू टू दिस अजम्पशन लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज इंडेफिनिट। दूसरी बात, नो नीड टू क्लोज द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। और तीसरी बात, सिर्फ यही वो अजम्पशन है जिसके कारण हम ट्रांजैक्शंस को उनके लाइफ के अकॉर्डिंग उनकी असेट्स को, लाइबिलिटीज़ को डिवाइड करते हैं। ठीक है। सेकंड, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या होता है बेटा? कंसिस्टेंसी अजम्पशन नाम से ही पता लग जाएगा, कंसिस्टेंट रहना। ऐसे नाम से याद रखोगे ना तो फिर आपको याद रहेगा। आप कहते हो ना छोटा सा हिंट मिल जाए फिर तो मैं पूरा लिख दूंगा, तो वो हिंट यहाँ से मिलेंगे आपको। कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कंसिस्टेंट रहना। क्या मीनिंग होता है बेटा कंसिस्टेंट का? कंसिस्टेंट का मतलब होता है सर एक जैसा काम करना, एक रूपता लाना अपने काम में, बार बार चीज़ों को बदलना नहीं। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना कि भैया कंसिस्टेंटली स्कूल आया करो, कभी आते हो कभी नहीं आते, कुछ नहीं समझ में आएगा तुम्हारे को, सब बेकार हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट रहना, आपको कहीं पर भी चीज़ों को अच्छे से करने के लिए कंसिस्टेंट रहना होता है। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने अकाउंट्स में कहा कि अगर आपको गुड अकाउंटिंग करनी है तो आपको ये कंसिस्टेंसी अजम्पशन को फॉलो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस once chosen and followed should be applied uniformly and consistently over the years। इस अजम्पशन में वो कहता है कि कोई भी अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग मेथड्स एक बार फॉलो कर लिए, एक बार चूज कर लिए, तो आपको उसे ओवर द ईयर्स आपको उस मेथड को चेंज नहीं करना है, लगातार एक ही मेथड को फॉलो करते हुए चलना है, कंसिस्टेंट रहना है। जब आप एक जैसी पॉलिसीज़, एक जैसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लगातार फॉलो करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं सिर्फ आपके लिए ही नहीं, उसके डिफरेंट यूज़र्स के लिए भी वो मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाती है और आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने प्रीवियस ईयर्स के साथ
प्रीवियस ईयर्स के अकाउंट्स के साथ, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर पाते हैं। तो कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी पावर है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी चेंज ईयर आफ्टर ईयर। आपको बार बार चेंज नहीं करना है कि इस साल मेथड ये लगा दिया, अगले साल दूसरा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग जानते होंगे किसी भी असेट पर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसके हमारे पास दो मेथड होते हैं। अभी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जल्दी ही जान जाओगे। तो अब सिर्फ समझ लो जो मैं कह रहा हूँ कि देयर आर टू मेथड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट असेट्स। वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, बट आपके कोर्स में दो ही हैं तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिन्हें हम प्यार से, जिनका निक नेम है SLM और WDV। अब अगर हम असेट पर डेप्रिसिएशन का जो मेथड है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो मेथड है, इस साल मैं SLM लगा रहा हूँ, तो ये कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहता है कि भाई अब आपने एक बार अगर चूज कर लिया तो अब आपको बार बार हर साल SLM मेथड ही अप्लाई करना चाहिए। आपको बार बार उसे बदलना नहीं है कि इस साल SLM, अगले साल WDV, फिर SLM, फिर मेथड तो और भी बहुत सारे होते हैं, चलो कुछ और लगा लो। ऐसा नहीं करना बेटा आपको, क्योंकि जब आप मेथड चेंज कर देंगे तो कहीं ना कहीं उससे जो अकाउंटिंग के रिजल्ट हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। भाई SLM में अलग डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा, रिटर्न डाउन से अलग, अब डेप्रिसिएशन अलग हो जाएगा तो प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म भी चेंज हो जाएंगे। अब ये नहीं समझ में आएगा कि जो प्रॉफिट ऑफ द फर्म इस साल इंक्रीज या डिक्रीज हो गए हैं वो मेथड बदलने के कारण हुए हैं या हमारी एबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आई है। अगर हम पिछले साल भी SLM लगा रहे थे और इस साल भी SLM लगा रहे थे और फिर भी प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हमसे बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी एबिलिटी डाउन हो रही है। या फिर पिछले साल से प्रॉफिट इस साल ज़्यादा हो गया तो यानी कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मेथड बदलते रहेंगे ना बेटा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जो चेंज आ रहा है हमारे रिजल्ट में, जो प्रॉफिट्स में, वो सिर्फ मेथड के कारण है। तो हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कंपेरेबिलिटी पावर और अंडरस्टैंडेबिलिटी पावर को लूज कर देगी। ठीक है, तो आपने कंसिस्टेंसी अजम्पशन समझा। हमारा आज का लास्ट अजम्पशन एक्रूअल अजम्पशन। प्रिंसिपल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लगभग 11 प्रिंसिपल है, हो सकता है मुझे उसको भी 2 बार में वीडियो बनाना पड़े ताकि आप लोगों के लिए कंफर्टेबल रहे। ठीक है, बट फिलहाल हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं। एक्रूअल अजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन a transaction is recorded at the time it take place, not at the time when the settlement is done। ये कहता है बिजनेस में किसी भी ट्रांजैक्शन को उस समय लिखो जिस समय वो बिजनेस में हो जाती हैं, उस समय नहीं जबकि सेटलमेंट हो। कुछ समझ नहीं आया? चलो मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको आज 50,000 रुपए के गुड्स बेचे, लेकिन उधार में बेचे। आपने कहा सर हम पैसे ना 3 महीने बाद देंगे। मैंने गुड्स बेचे कब? एग्जाम्पल के लिए जून में। मुझे पैसे मिलेंगे कब? एग्जाम्पल के लिए मान लो सितंबर में। यानी कि ट्रांजैक्शन कब हुई? आज। सेटलमेंट कब हुई? 3 महीने बाद, सितंबर में। तो हम कब रिकॉर्ड करें? आज। एक्रूअल अजम्पशन कहता है ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट टेक प्लेस, नॉट एट द टाइम व्हेन द सेटलमेंट इज डन। यही वो प्रिंसिपल है, यही वो अजम्पशन है जो हमें किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को बनाते वक्त, किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते वक्त कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करने के लिए कंपेल करता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अब आप आगे जब करेंगे अकाउंट्स तो देख लेंगे कि हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस यानी कि कैश में होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, उधार में होने वाली ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे ये एक्रूअल अजम्पशन वर्क कर रहा होता है। भाई मान लो सैलरी ड्यू हो गई 10 तारीख को, मैंने लेकिन अभी तक दी नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ को। इस बार पैसों की कोई प्रॉब्लम है, मैंने कहा भाई 15 दिन बाद मिलेगी सैलरी। ड्यू हुई है 10 तारीख को, दूंगा मैं 25 तारीख को। लेकिन अकाउंटिंग अजम्पशन, एक्रूअल अजम्पशन कहता है कि उसे रिकॉर्ड आज ही करो जिस दिन वो हमारे ऊपर ड्यू हो गई, एज आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी इज ड्यू बट नॉट येट पेड। तो आपको याद रखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन फाइनल सेटलमेंट होने का मतलब है कि कैश में सेटल हो जाए, तो लेकिन
फाइनल सेटलमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, आपको ट्रांजैक्शन को उसी समय रिकॉर्ड कर देना है जिस समय वो बिजनेस में हो जाए। ठीक है भाई बच्चों, तो आपको होपफुली आज की वीडियो में मज़ा आया होगा, चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आप इस वीडियो को बार बार देखें जब तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर ना हो जाए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आज इस वीडियो से पढ़ लेंगे सॉरी, तो आपका ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल 100% डन हो जाएगा। और एक और बात बेटा, ये जो मैंने बोर्ड पर इनकी डेफिनेशंस लिखी है ना, ये भी बहुत परफेक्ट है। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, आप एग्जाम में भी इनको एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसलिए बिल्कुल आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन याद करने के लिए मुझे नोटबुक वो कोई ना कोई कोर्स बुक, सिलेबस बुक उठानी पड़ेगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई सिलेबस बुक उठाने के लिए। ये वीडियो और ये बोर्ड 100% जितना टॉपिक आज पढ़ाया उसको कवर करता है। फिर जल्दी आपको मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बचे हुए टॉपिक के लिए एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है भाई बच्चों, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।